फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रांसफार्मर एलएलएम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, कैसे हमारा टेक्स्ट टोकनाइज होता है, किस तरीके से टोकन जनरेट होता है, कैसे हमारा मॉडल आउटपुट क्रिएट करता है, वो सब बातें आज हम लोग जानने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो कोडिंग का जो फाइल होती है उसको आपको गूगल कोलैब इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना पड़ता है। उसके अंदर भी जीपीयू एंड जीपीयू टाइप में T4 से कनेक्ट करना पड़ता है और ये बहुत ही इजी है। जब अपने पाइथन नोटबुक को गूगल कोलैब से कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको ये सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए कनेक्ट करने का यहाँ पे स्टेप भी दिया है। रन टाइम में आपको जाना है, फिर चेंज रन टाइम करना है, फिर हार्डवेयर एक्सीलेटर करना है, वहाँ पे जीपीयू के अंदर टाइप और टाइप के अंदर T4। अच्छा, अब ये बात आएगी भाई जीपीयू का यूज़ क्यों करें। जीपीयू का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डीप लर्निंग का मॉडल है, मशीन लर्निंग का मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, या जो भी यूज़ डेटा सेट से रिलेटेड मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के मॉडल हैं, उनको ट्रेन करने के लिए, टोकन जनरेट करने के लिए, उनको आगे से विदाउट एनी डिस्टरबेंस हमें प्रोसेस करवाना हो तो वहाँ पे हम लोग जीपीयू का यूज करते हैं। जीपीयू इज़ बिल्ट बाय एनवीडिया। ओके, आज मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पीक पे है, उसके होने का कारण ही जीपीयू है। ठीक है, पहले भी हमारे पास डेटा था, पहले भी हमारे पास ये सभी इन्वेंशन हो चुके थे, लेकिन ये सभी अभी क्यों रिवॉल्यूशनाइज हुआ? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट है टू प्रोसेस आवर डेटा। ओके, टू प्रोसेस आवर डेटा। अब चलिए देखते हैं, ये परसेंटाइल कैप्चर लिखा हुआ है, परसेंटाइल पीआईपी इंस्टॉल ट्रांसफार्मर एंड पर उसका वर्जन लिखा हुआ है और एक्सीलरेट का भी वर्जन लिखा हुआ है। सो ये कोड करता क्या है ये पहले देख लीजिए। सो दिस कोड यूज परसेंटाइल कैप्चर मैजिक कमांड टू सप्रेस द आउटपुट ऑफ द सेल कमांड। ओके, द सेल कमांड लाइक कौन किस सेल कमांड है? पीआईपी इंस्टॉल ट्रांसफार्मर एंड एक्सीलरेटर। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है क्या? ट्रांसफार्मर ये लाइब्रेरी फ्रॉम द हगिंग फेस, और ये प्रोवाइड क्या करता है? इट प्रोवाइड प्री ट्रेंड मॉडल एंड टूल्स फॉर वर्किंग विथ वेरियस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क। ओके, इसके पास प्री ट्रेंड मॉडल और टूल्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग वेरियस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड टास्क करवा सकते हैं। एनएलपी से रिलेटेड टास्क मतलब क्या करना? ट्रांसलेट करना, नया टेक्स्ट जनरेट करना, ये सब एनएलपी से रिलेटेड टास्क होते हैं। ठीक है, और इसमें इसका वर्जन भी दिया हुआ है। अब एक्सीलरेट क्या है? एक्सीलरेट भी एक लाइब्रेरी होती है, ये भी हगिंग फेस की है, और ये क्या करती है? इट हेल्प इन इजीली ट्रेनिंग एंड यूजिंग पाईटार्च मॉडल ऑन वेरियस हार्डवेयर सेटअप इंक्लूडिंग जीपीयू विदाउट रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट कोड चेंज। ओके, सो इस तरीके से ये दो इम्पोर्टेंट हम लोगों ने क्या लाइब्रेरी हम लोगों ने इंस्टॉल कर ली। ठीक है, ये हमने कोड ऑलरेडी रन कर रखा है, क्योंकि अगर फिर से रन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने रन कर रखा हुआ है। अब दूसरा हमारा टास्क आता है कि भैया चलो एलएलएम को लोड कर दिया जाए। अब चूंकि आपने ट्रांसफार्मर को ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, तो अब ट्रांसफार्मर के अंदर ये जो क्लासेस होती हैं इनको हम इंपोर्ट करेंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी हो गई, उसके अंदर एक क्लास है ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, ऑटो टोकनाइजर एंड पाइपलाइन। ठीक है, अब ये टास्क, ये क्लास हैं वो करती क्या है? ठीक है, सो हमने यहाँ पे 3 क्लासेस की हैं, ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, ऑटो टोकनाइजर एंड पाइपलाइन। सो दिस लाइन इंपोर्ट द नेसेसरी क्लासेस फ्रॉम द ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी। तो ये क्लासेस हैं। यहाँ पे देखिए पहली क्लास कौन सी है? ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम। व्हाट इज दिस? दिस इज ए क्लास दैट ऑटोमेटिकली लोड्स ए कैजुअल लैंग्वेज मॉडल। तभी इसका नाम देखिए कैसा है, ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम, कैजुअल लैंग्वेज मॉडल। ओके, सो दिस इज ए क्लास दैट ऑटोमेटिकली लोड्स ए कैजुअल लैंग्वेज मॉडल। अब इस कैजुअल लैंग्वेज मॉडल का काम क्या होता है? दिस मॉडल प्रेडिक्ट द नेक्स्ट टोकन बेस्ड ऑन द प्रीवियस टोकन। ठीक है, यही इसका काम होता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड मॉडल नेम। ठीक है, मॉडल नेम हम लोग देंगे, उसके बाद यह अपना काम करना शुरू करेगा। अब देखते हैं भैया ऑटो टोकनाइजर ये क्या काम करता है? दिस इज ए क्लास दैट ऑटोमेटिकली लोड्स द करस्पॉन्डिंग टोकनाइजर फॉर द स्पेसिफाइड मॉडल। ठीक है, ये एक क्लास होती है दैट ऑटोमेटिकली लोड्स द करस्पॉन्डिंग टोकनाइजर फॉर द स्पेसिफाइड मॉडल। अब टोकनाइजर का काम क्या होता है? ए टोकनाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू रिप्रेजेंटेशनल like numerical format. If we have to convert our token, then this tokenizer come into picture. Okay, और टोकनाइजर का टोकन में बदलने का क्या मतलब है? ताकि हमारा मॉडल ये समझ सके कि
हम कर क्या रहे हैं। अब मॉडल भाई जिस लैंग्वेज में समझेगा उसी लैंग्वेज में उसको इनपुट देना पड़ेगा ना। अब मॉडल न्यूमेरिकल टोकन में समझ रहा है तो उसी फॉर्मेट में उसको इनपुट देना पड़ेगा। अब देखो पाइपलाइन क्या करता है। पाइपलाइन इज ए हाई लेवल यूटिलिटी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एनएलपी टास्क, ओके, विथ प्री ट्रेन्ड मॉडल, एंड इट मेक इट इजियर टू यूज द मॉडल फॉर टास्क लाइक टेक्स्ट जनरेशन, ट्रांसलेशन, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब चलो, अब हमारा दूसरा टास्क क्या है। चलो भैया मॉडल एंड टोकनाइजर को भी हम लोग लोड कर लेते हैं, ओके। तो आप देखिए सबसे पहले आया टोकनाइजर को लोड करना। तो हम चूंकि ऑटो टोकनाइजर को ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर रखा है ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी से, तो अब यहाँ पे ऑटो टोकनाइजर का काम आएगा और उसको हम लोग एक मॉडल देंगे। सो देखिए टोकनाइजर इक्वल टू ऑटो टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड मॉडल, ओके, डॉट प्री ट्रेंड मॉडल, और यहाँ पे हमने मॉडल का नाम लिख दिया है, ओके। सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस लाइन। So this line loads the tokenizer specifically designed for the Microsoft Phi 3 Mini 4K Instruct model, okay। So इस मॉडल के लिए जो स्पेसिफाइड टोकनाइजर होगा इसको यह क्या करेगा, लोड करेगा, ओके। अब यहाँ पे अब टोकनाइजर लोड हो गया। अब दूसरा आता है मॉडल को भैया चलो लोड किया जाए। सो चूँकि हमने ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम ऑलरेडी हमने इंपोर्ट कर रखा है, और उसके बाद मैंने वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट Phi 3 Mini 4K Instruct and device type equal to CUDA, touch type equal to auto and trust remote code equal to false लिखा हुआ। अच्छा ये सब बातें लिखी हुई क्यों हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट का जो Phi 3 Mini 4K Instruct है, दिस इज द नेम ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल टू लोड फ्रॉम द हगिंग फेस मॉडल हब, ठीक है, ये ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल है। डिवाइस मैप इक्वल टू CUDA। सो व्हाई इट इज रिटेन, दिस आर्ग्यूमेंट इज स्पेसिफाइज दैट द मॉडल शुड बी लोडेड ऑन टू द जीपीयू। अब मॉडल को हम लोग जीपीयू पे लोड कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे डिवाइस टाइप इक्वल टू डिवाइस मैप इक्वल टू CUDA लिखा है। अब टार्च डी टाइप इक्वल टू ऑटो लिखा है। इसका क्या मतलब है, क्यों इसे यहाँ लिखा गया है। सो दिस टेल्स दैट पाई टार्च ऑटोमेटिकली चूज द बेस्ट डेटा टाइप, ओके। टार्च डेटा टाइप इक्वल टू ऑटो, यहाँ पे बेस्ट डेटा टाइप चूज करने के लिए उसके पास ऑप्शन दिया जा रहा है, या तो फ्लोट कर लो या फिर कोई अन्य डेटा टाइप है उसको सिलेक्ट कर लो, एंड वाई इट इज गिवन हियर, ओके, फॉर द मॉडल टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, ओके, स्पेशली ऑन जीपीयू, इसीलिए इसको यहाँ पे ऑटो दिया गया है। ट्रस्ट रिमोट कोड इक्वल टू फॉल्स, ये सिक्योरिटी रिलेटेड कोड है। सो दिस आर्गुमेंट इज ए सिक्योरिटी मेजर, और फॉल्स जब किया जाता है व्हेन सेट टू फॉल्स इट प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी कस्टम कोड दैट माइट बी पार्ट ऑफ द मॉडल कॉन्फ़िगरेशन। तो कोई भी कस्टम कोड आएगा उसको या एग्जीक्यूट करने से रोकेगा, इसीलिए ट्रस्ट रिमोट कोड इक्वल टू फॉल्स लिखा गया है, ठीक है। अब चलो भाई ये सब तो हो गया। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो वी विल क्रिएट ए पाइपलाइन, और पाइपलाइन में हम क्या करेंगे, जनरेटर एक लगाएंगे और उसके अंदर हम लोग पाइपलाइन के अंदर में करना क्या क्या है, मॉडल को पास कर देंगे, टोकनाइजर को पास कर देंगे, और भी अन्य जो पैरामीटर हैं वो उसको हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इनको हम लोग पास कर देंगे। तो जनरेटर इक्वल टू पाइपलाइन, सो दिस लाइन क्रिएट ए पाइपलाइन फॉर टेक्स्ट जनरेशन यूजिंग द लोडेड मॉडल एंड टोकनाइजर। क्योंकि मॉडल और टोकनाइजर हमने ऑलरेडी लोड कर दिया है, अब उन दोनों को एक सीक्वेंस में लाने के लिए, सिंक में लाने के लिए हमने पाइपलाइन का यूज़ किया है, ठीक है। एक सीक्वेंस में लाने के लिए मैंने पाइपलाइन का यूज किया है। करना क्या है भैया, टेक्स्ट जनरेशन करना है। कैसे करना है, मॉडल का नाम हमने दिया हुआ है, टोकनाइजर का भी नाम मैंने दिया हुआ है, रिटर्न फुल टेक्स्ट इक्वल टू फॉल्स। मतलब आपको फुल टेक्स्ट नहीं देना है, जितना आपको जनरेट किया है, जितना आपने आउटपुट, उतना ही आपको आंसर देना है, ये नहीं कि प्रीवियस वाला भी आपको देना है, ठीक है। मैक्स न्यू टोकन इक्वल टू 50 कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो आपका जवाब मिलेगा वह 50 टोकन्स में ही होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका है डू सैम्पल्स इक्वल टू फॉल्स। इसका क्या मतलब है, दिस आर्गुमेंट डिसेबल द सैम्पलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग दैट द मॉडल विल ऑलवेज चूज द टोकन विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एट ईच स्टेप, ठीक है। अब देखिए जो हमारा टोकन जनरेट होता है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है, ठीक है। जिसकी भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वही हमारा टोकन एज ए आउटपुट कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना। तो इन सबको मैंने यहाँ पे रन कर दिया है, और ये हमारा कोड सक्सेसफुली यहाँ पे रन हुआ है। अब देखिए टोकनाइजर डॉट मॉडल 100% हो गया है। टोकनाइजर डॉट जेसन की साइज क्या है, ओके। स्पेशल टोकन डॉट मैप जेसन, इसको भी लोड कर दिया गया है, ठीक है। फाइल्स 100%
लोडिंग चेक पॉइंट थ्रेड्स, इसको भी 100%, जनरेशन कॉन्फ़िगर जेसॉन, इसको भी 100%, मतलब जो भी रिक्वायर्ड इंटाइटी हैं सारी की सारी यहाँ पे लोड हो गई हैं। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए ट्रेंड ट्रांसफार्मर मॉडल। ओके, सो हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक प्रॉम्प्ट दिया कि राइट एन ईमेल अपोलोगाइजिंग टू सारा फॉर द ट्रेजिक गार्डनिंग मिसहैप, एक्सप्लेन हाउ इट हैपेंड। ओके, तो ये हमारा इनपुट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। अब ये हमारा इनपुट हमारा टोकनाइजर के पास जाएगा, मॉडल के पास जाएगा, टोकनाइजर उसका टोकन जनरेट करेगा, उसकी एम्बेडिंग जनरेट करेगा, उसके बाद वो मॉडल को देगा, मॉडल ट्रांसफार्मर ब्लॉक के थ्रू इसको प्रोसेस करेगा, उसकी एलएम हेड में प्रोसेसिंग होगी, जो टोकन जनरेट होगा उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाएगा, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 बाई 1 वह धीरे धीरे आउटपुट के रूप में निकलते रहेंगे। ठीक है, तो आउटपुट जनरेटर प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे ये इसका इनपुट दे दिया हमने, ठीक है, और हमारा जनरेटर जो है आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके, सो जब हमने इसको प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए मेंशन द स्टेप्स यू आर टॉकिंग टू प्रिवेंट इन द फ्यूचर। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे देखिए हमें क्या आउटपुट मिला, डियर सारा आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर अपोलोजाइज फॉर द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर्ड। ओके, सो तो जो हमारा आउटपुट मिला है वो 50 टोकन्स के अंदर ही मिला है। अगर हम टोकन्स का नंबर यहाँ पे बढ़ा देंगे, हम नंबर ऑफ टोकन्स यहाँ पे अगर बढ़ा देंगे, जैसे मैक्स न्यू टोकन 100 कर देंगे, 200 कर देंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वह हमें और थोड़ा एक्सपेंड होकर के मिलेगा। ओके, अब हमने कहा कि भाई मॉडल को ज़रा प्रिंट कर लिया जाए, मॉडल में है क्या क्या, मतलब कौन कौन सी लेयर हैं और उनका काम क्या क्या है, उसका ज़रा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा टोकन जनरेट हो रहा है, टोकन आईडी जनरेट हो रही है, न्यूरल नेटवर्क लेयर का काम इसमें क्या है, ठीक है, अटेंशन लेयर का काम क्या है, ये सब चीज़ें जनरेट कैसे हो रही हैं, उसके लिए हमने मॉडल को प्रिंट करवाया। तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि व्हाट इज रनिंग इनसाइड द मॉडल, व्हाट इज रनिंग इनसाइड द एलएलएम। ओके, अब अपने मॉडल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, हमारा मॉडल बना कैसे है, किस तरीके से लेयर बाय लेयर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, कैसे टोकन जनरेट होता है, कैसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन काम करता है, कैसे एलएम हेड काम करता है और कितनी लेयर्स लगी होती हैं, सबका मतलब क्या होता है, अटेंशन लेयर्स का मतलब क्या होता है, डिकोडर लेयर कैसे काम करती है, इन सभी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो लाइन है आउटपुट का वो है 5-3 फॉर कैजुअल एलएम। उसके अंदर मॉडल है, इम्बेड टोकन्स हैं, लेयर्स हैं एंड नंबर्स ऑफ लेयर हैं, एंड क्यू के वी मतलब क्यू क्वेरी की एंड वैल्यू इसका डिटेल्स है। ओके, तो देखिए 5-3 पर कैजुअल एलएम, उसके बाद मॉडल का नाम दिया गया और मॉडल कौन सा है, 5-3 मॉडल्स। ठीक है, 5-3 मॉडल्स के अंदर टोकन्स हैं, लेयर्स हैं एंड नंबर्स ऑफ लेयर्स हैं और अटेंशन है। ठीक है, सो 5-3 फॉर कैजुअल एलएम, 5-3 for casual LM. So this is the main class representing the casual language model based on the 5-3 architecture. Okay, so what is this? 5-3 for casual LM is the main class representing the casual language model based on the 5-3 architecture. तो ये हमारा मेन क्लास है। मेन क्लास कौन सी है? 5-3 फॉर कैजुअल LM हमारा एक मेन क्लास है। ओके, अब कैजुअल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, कैजुअल यहाँ पे क्यों लिखा गया है? So casual means it predicts the next token based on the previous one. Okay, based on the previous one. Okay, so इसका मतलब ये हुआ। And model कॉलन 5-3 मॉडल। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? दिस इज द कोर ऑफ द मॉडल, ये हमारा कोर मॉडल है। कौन सा? 5-3 मॉडल। ठीक है, विच कॉन्टेन द मेन ट्रांसफार्मर लेयर्स। ओके, और हमारे मेन ट्रांसफार्मर लेयर्स में हैं क्या क्या? हमारे मेन ट्रांसफार्मर लेयर में हैं क्या क्या? जैसे इम्बेड टोकन्स, इम्बेड टोकन्स वहाँ लिखा हुआ है। सो इम्बेड टोकन्स के बाद यहाँ पे इम्बेडिंग के कुछ यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया हुआ है। ओके, इम्बेडिंग 32064 3072, पैडिंग आईडी इज इक्वल टू 32,000। ओके, सो दिस इज द इम्बेडिंग लेयर, ये हमारी इम्बेडिंग लेयर होती है। ओके, इट कन्वर्ट्स इनपुट टोकन जो कि वर्ड हो सकते हैं, सब वर्ड होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इनटू डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर। ओके, सो ये हमारी इम्बेडिंग लेयर होती है। ओके, दिस इज इम्बेडिंग लेयर, इट कन्वर्ट इनपुट टोकन्स, इनपुट टोकन क्या हो सकते हैं? वर्ड्स हो सकते हैं, सब वर्ड्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, एंड इट कन्वर्ट इनटू डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर, इट कन्वर्ट टोकन्स इनटू डेंस न्यूमेरिकल वेक्टर, इसलिए यहाँ पे इम्बेडिंग लेयर का यूज़ किया गया है। अब देखिए 32064
का क्या मतलब है? सो दिस साइज ऑफ द vocab मीन्स नंबर ऑफ यूनिक टोकन्स द मॉडल अंडरस्टैंड। ओके, तो जो पहला वाला है 32064, ओके, इट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ vocabs। और vocab में कोई भी डुप्लीकेट इंटाइटी नहीं हो सकती है, कोई भी डुप्लीकेट टोकन्स नहीं हो सकता है। सो दिस इज द साइज ऑफ vocab विच इज ऑल्सो नोन एज नंबर ऑफ यूनिट टोकन द मॉडल कैन अंडरस्टैंड। उसके बाद 3072 क्या है? It is the dimensionality of the embedding vectors. Okay, it is the dimensionality of the embedding vectors. And what is mean by dimensionality of embedding vectors? It is the size of the vector representing each token. Okay, so 3072 is size of the vector representing each token. Okay, and padding id x equal to index equal to 32,000। इसका क्या मतलब होता है? It specifies the index of padding token. Why we use padding token? It is used to make sequence of different length have the same size. Okay, so कोई टोकन्स किसी और साइज का होगा, कोई टोकन किसी और साइज का होगा, तो सबको सेम लुक देने के लिए हम लोगों ने पैड लगा दिया है, किनारे किनारे उसके पैडिंग कर दी है। इसके लिए हमने उसका पैरामीटर दिया है पैडिंग इंडेक्स इक्वल टू 32,000। अब आते हैं भाई लेयर्स पे। एम्बेडिंग हो गई, पैडिंग हो गई, अब लेयर पे आते हैं। सो लेयर्स में हमने क्या दिया है? मॉड्यूल लिस्ट हमने दिया है, और 32 लेयर का यूज़ किया गया है यहाँ पे 0 to 31। इसमें 32 की 32 लेयर 5-3 डिकोडर लेयर की हैं, 5-3 डिकोडर लेयर की हैं। उसके बाद हमने सेल्फ अटेंशन दिया हुआ है, वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, क्यू का भी प्रोजेक्ट दिया हुआ है। ओके, सो जो मॉड्यूल लिस्ट के अंदर जो अपना कोड लिखा हुआ है 0 to 31, 32, 5-3 डिकोडर लेयर, इसका क्या मतलब है? सो दिस रिप्रेजेंट द ट्रांसफार्मर लेयर। ओके, अब यहाँ से आपका ट्रांसफार्मर लेयर शुरू होगी जो कि हमारे 32 है। दिस मॉडल हैज 32 लेयर ईच बीइंग ए 5-3 डिकोडर लेयर। ओके, डिकोडर लेयर हैं सारी की सारी हमारे ट्रांसफार्मर ब्लॉक के अंदर 32 लेयर हैं जो कि डिकोडर लेयर्स होती हैं। इनकोडर लेयर होती है, डिकोडर लेयर होती है। इनकोडर लेयर क्या करती है? हमारे टोकन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होती है। डिकोडर लेयर यूज होती है कि डिकोड कैसे किया जाए टोकन्स को। ओके, so these layer are the main computational blocks where the model processes the input sequence and learns the relationship between tokens. Okay, अब देखिए 5-3 decoder layer. So this is the structure of a single डिकोडर लेयर। ओके, सो 5-3 डिकोडर लेयर के अंदर अब स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें 32 लेयर तो हैं, लेकिन हर एक लेयर का स्ट्रक्चर क्या है? इसमें सेल्फ अटेंशन है, ओ प्रोज है एंड क्यू के भी प्रोज है। ये हर लेयर का स्ट्रक्चर है। ओके, सेल्फ अटेंशन भी उसमें होगा। तो सेल्फ अटेंशन के अंदर क्या है? 5-3 अटेंशन। ओके, सेल्फ अटेंशन के अंदर 5-3 अटेंशन। इसका मतलब क्या है? दिस इज ए सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ए कोर पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर। ओके, and what it does, it allows the model to weigh the importance of different tokens in the input sequence when processing specified tokens। तो ये हर एक टोकन की वेट करता है, जो ज़्यादा होता है उसको वह ज़्यादा अटेंशन देता है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेंशन 5-3 अटेंशन यहाँ पे लिखा गया है। ओके, इस तरीके से ये कुछ काम करता है। अब उसके अंदर ओ प्रोज एंड क्यू के प्रोज का मतलब क्या है? दीज आर द लीनियर लेयर इन्वॉल्व इन अटेंशन कैलकुलेशन। अब उसने वेट तो पता लगा लिया किस टोकन्स का कितना वेट है, उसके बाद उसका अटेंशन कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, कि किसको कितनी वैल्यू देनी है, कौन से को टोकन को कितनी वैल्यू देनी है। अब यहाँ पे देखिए MLP। अब जो देखिए अगला आया कॉन्सेप्ट MLP इक्वल टू 5-3 MLP मतलब मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, और उसमें गेटअप प्रोज एंड डाउन प्रोज एंड एक्टिवेशन फंक्शन सीलू का यूज किया गया है। एक्टिवेशन फंक्शन ही डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूरॉन एक्टिव होगा, कौन सा न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा, और हमारे मॉडल में नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्टिवेशन फंक्शन का यूज किया जाता है। ओके, अब चलिए उसका जो पहला वाला पार्ट है गेटअप प्रोज एंड डाउन प्रोज, इसका क्या मतलब होता है? दीज आर द लीनियर लेयर विद इन द MLP एंड, ठीक है, and you can see we have given in linear layer input feature 3072, output feature this one and bias equal to false। इस तरीके से जो दूसरी इनपुट लेयर है उसके अंदर भी हमने पैरामीटर दिया हुआ है, एंड एक्टिवेशन फंक्शन हमने सीलू दिया हुआ है। द एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन MLP इज सीलू। ओके, तो इस तरीके से हमने कुछ स्ट्रक्चर किया। अब आते हैं इनपुट लेयर नॉर्म के ऊपर। तो उसमें हमने 5-3 RMS नॉर्म दिया है और उसका पैरामीटर हमने दिया हुआ है। ओके,
तो इसका क्या मतलब होता है, इनपुट लेयर नॉर्म का मतलब क्या है? सो दीज आर लेयर नॉर्मलाइजेशन layers which help in stabilizing the training process. Okay, so multi-layer perceptron will help us in stabilizing the training process. अब उसके बाद दूसरा है दूसरा आपका क्या है, एम एल पी इक्वल टू 5 3 MLP एंड गेट अप प्रो डाउन एंड एक्टिवेशन फंक्शन सीलो यहाँ पे लग गया। फिर इनपुट लेयर नॉर्म में हमने ये दिया हुआ है। ओके, पोस्ट अटेंशन लेयर नॉर्म में हमने 5 3 नॉर्म का कुछ पैरामीटर दिया हुआ है। अब आया रेसिड अटेंशन ड्रॉप आउट। ओके, सो रेसिडुअल अटेंशन ड्रॉप आउट एंड रेसिडुअल एमएलपी ड्रॉप आउट, व्हाई इट इज यूज? सो दीज आर ड्रॉप आउट लेयर यूज्ड फॉर रेगुलाइजेशन टू प्रिवेंट द ओवरफिटिंग। भाई मॉडल है तो उसमें ओवरफिटिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो उस प्रॉब्लम को हमने दूर करने के लिए ये यहाँ पे हमने ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट लिया है। ओके, सो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क में जब हमें ओवरफिटिंग की समस्या को सॉल्व करनी होती है तो हम लोग ड्रॉप आउट लेयर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो कि हमारी डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है। और मशीन लर्निंग में डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का फार्मूला लगाया जाता है। ओके, अब आते हैं भैया नॉर्म। नॉर्म में हमने क्या दिया, 5 3 RMS नॉर्म एंड 3072 एंड EPS इज इक्वल टू 1e माइनस, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो दिस इज द फाइनल लेयर नॉर्मलाइजेशन applied to the output of the transformer layer. Okay, it will apply to the output of the transformer layer. Okay, and after that we have given rotary embedding. Okay, you can see we have given rotary embedding. Rotary embedding में हमने दिया है 5 3 rotary embedding and LM head के अंदर हमने कुछ पैरामीटर दिया है। So what is the role of rotary embedding and 5 3 rotary embedding? So this indicates the use of rotary positional embeddings. Okay, a technique to incorporate positional information of token into the model. Okay, अब आते हैं फाइनल इंटाइटी पे, जो कि LM हेड है। LM हेड के अंदर मैंने लीनियर के अंदर इनपुट फीचर्स, आउटपुट फीचर्स एंड बायस इक्वल टू फॉल्स किया हुआ है। ओके, सो दिस इज द लैंग्वेज मॉडलिंग हेड। It is a linear layer that takes the output of the transformer layer and project it back to the size of vocabulary. Okay, project it back to the size of vocab. The output of this layer represent the probability distribution over vocabulary for the next token. Okay, अब इसके अंदर हमने इनपुट फीचर दिया हुआ है 3072 का। what does it tells? The input dimension which is matching the output of the transformer layer. Okay, and output feature equal to 32064, it is the output dimension matching the vocab size. तो सबसे पहले ही हमने vocab size डिसाइड कर लिया था, जो कि 32064 था। Okay, so in essence we can say that this output provides a detailed blueprint of the 5 3 model internal structure. It's showing how the embedding layer and multiple transformer decoder layers and self attention and MLP along with normalization layer and the final language modeling head work together to process text and generate the prediction. तो ये सारा काम होता है जो कि LM के लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर ये सारा का सारा प्रोसेस चलता रहता है, तब जाके हमको एक आउटपुट मिलता है। ओके, हमने तो सिंपली ChatGPT से पूछ लिया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ChatGPT ने सिंपली रिप्लाई कर दिया। लेकिन उसके अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, इतना सारा ये सब लेयर बाय लेयर हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पे चलते हैं। हाउ टू चूज ए सिंगल टोकन फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज सैम्पलिंग डिकोडिंग। ओके, सो we will choose a single token from the probability distribution. Choosing a single token from the probability distribution by sampling and decoding. So our prompt is the capital of France is. Okay, and what will the next step? We will tokenize the input prompt by tokenizer. We will give the prompt, we will give the return tensor equal to PyTorch and it will generate input ID. Okay, now after that we will tokenize the input prompt. Whatever prompt we have given, it will be tokenized and it will pass to the CUDA. Okay, it will pass to the GPU. Okay, after that
गेट द आउटपुट ऑफ द मॉडल बिफोर द एल एम हेड। ओके, अब जो हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, हमारा जो आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग एल एम हेड को देंगे और एल एम हेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके हमें उसका रिजल्ट देगा। ओके, सो इस तरीके से जब हमने इस कोड को रन किया तो हमें द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज के बाद हमें आउटपुट मिला पेरिस। ओके, एंड टोकन आई डी इक्वल टू एल एम हेड आउटपुट, बाई राइटिंग दिस कोड इट हैज़ जनरेटेड द आउटपुट पेरिस। ओके, उसके बाद हमने देखा कि मॉडल का आउटपुट का शेप क्या है, मॉडल हमारा जो आउटपुट निकला उसका शेप क्या है। सो यूजिंग टॉर्च डॉट साइज वी कैन फाइंड द शेप। इट हैज़ वन लीनियर प्रॉम्प्ट विथ 5 tokens and 3072 इज द साइज साइज ऑफ द वेक्टर। ओके, सो इस तरीके से हमें इसका साइज पता चला। ओके, आउटपुट का शेप एंड एल एम हेड डॉट आउटपुट शेप क्या है। तो एल एम हेड का आउटपुट क्या है, उसका शेप क्या है, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से 153264। ओके, एंड 32064 ही हमने क्या दिया था, हमने वोकैब साइज दिया था। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल स्पीड अप द जनरेशन बाई कैचिंग की एंड वैल्यू, स्पीड ऑफ द जनरेशन बाई कैचिंग की एंड वैल्यू। ओके, सो इसको कैसे करेंगे, विल राइट द प्रॉम्प्ट to write a long email apologizing to Sarah for the tragic gardening mishap, explain how it happened. Okay, after that we will tokenize the input prompt using tokenizer and our token will pass to the CUDA. Okay, so it will generate input ID. Okay, उसके बाद हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक यूजिंग कैसे एंड विदाउट यूजिंग कैसे। ओके, so using कैसे we have calculated the time and it is 6.666 and if you will not use the कैसे then it will become 21.9 second। ओके, so इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 3 का हैंड्स ऑन था, वो यहाँ पे अब समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के हैंड्स ऑन के साथ मिलेंगे, उसके साथ जो थ्योरी होंगी, जो कॉन्सेप्ट होंगे उसको बताते हुए चलेंगे दोस्तों। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग।